अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन इट को हम डिफरेंट सेंटेंसेस में और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के जो पहले 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि चौथा पार्ट जा रहा है, तो उनको देखना होगा, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन की है और हर हवाले से इसको डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में सिर्फ हम पर्सनल प्रोनाउन इट जो है उसका यूज सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड इट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक सेंटेंस के अंदर जो है वो किन किन हालतों में यूज होता है। तो उसके लिए हम ये एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को देखते हैं। द रिंग इज वेरी प्रीशियस, इट इज मेड ऑफ डायमंड। अंगूठी बड़ी कीमती है और ये हीरे की बनी हुई है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड इट है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। ये रिंग को डिस्क्राइब जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग को रिफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन इट है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इवन स्टील कैन नॉट कट इट। तो अब हम इस सेंटेंस पे जरा गौर करें कि यहाँ पे जो इट है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द ईगल हैज गॉन बैक टू इट्स नेस्ट। जो आपका ईगल है वो अपने घोंसले में जा चुका है वापस। तो यहाँ पर देखें कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है ये नाउन नेस्ट को डिफाइन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, क्योंकि इट्स है यानी ईगल की जो है इसके नेस्ट के ऊपर जो पोजेशन है उसको ये शो कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो जो इट है, पर्सनल प्रोनाउन इट जो है वो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है। अब हम नेक्स्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो है वो वर्ड इट को ठीक तरह से कैसे यूज किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास ये 14 रूल्स हैं। इन 14 रूल को हम स्टडी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इट को किस जगह पे कैसे यूज करना है और किन हालतों में यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले जो पहला रूल है इट के यूज का वो ये है कि इट हैज नो पोजेसिव प्रोनाउन। जो इट है इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि ये जो आपके पोजेसिव केस के जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी दो हालतें हैं, दो स्टेट्स हैं। ये दो रोज में अलग अलग लिखे हुए हैं। ऊपर वाले माई, आवर, योर और नीचे वाले माइन, आर, योर्स वगैरह। तो इसमें जो ऊपर वाली रो वाले जो हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन वो सेंटेंस के अंदर जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं, क्योंकि वो नाउन जो है नो डाउट वो पोजेशन को भी शो कर रहे होते हैं लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। इसलिए जो पहली रो के आपके पोजेसिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और नीचे वाले जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन ही है। जो इट है इसका ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे तो यूज होता है लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता। ये बात आपको मजीद क्लियर होगी जब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। देखें जैसे अभी हमने इस ऊपर वाले सेंटेंस में देखा है, दिस इज इट्स नेस्ट, ये इसका घोंसला है। अब यहाँ पे जो इट की जो है पोजेसिव फॉर्म आई हुई है इट्स, तो ये नेस्ट को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है और ये इसका यूज ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखने की कोशिश करें, दिस नेस्ट इज इट्स, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग यूज होगा, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो ये बात आपने हमेशा यूज रखनी है कि जो इट है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं होता, यानी कि इस हालत में ये यूज हो सकता है, इस हालत में यूज नहीं हो सकता। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज का आपने ख्याल रखना, इट्स वर्सेस इट्स, यानी किसी जगह पर आपने इट के साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ देखा होगा तो आपने ये वाला जो बगैर एपोस्ट्रोफी वाला इट्स है और एपोस्ट्रोफी वाला जो इट्स है इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये जो एपोस्ट्रोफी वाला इट है ये इट की पोजेसिव फॉर्म नहीं है, ये बेसिकली इट और इज का कंट्रैक्शन है, ठीक है। यानी इसका इट्स का मतलब है इट इज। ये भी आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट्स माई रूम, इट इज माई रूम,
ये मेरा कमरा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स माई रूम, यानी इट और इज की शॉर्ट फॉर्म है, यानी हमने अपॉस्ट्रोफी लगा के साथ एस को जोड़ दिया तो ये इट इज बन गया। लेकिन आपने इसको पोजेसिव फॉर्म नहीं समझ लेना, ठीक है। जो पोजेसिव फॉर्म है वो बगैर अपॉस्ट्रोफी की है, इट्स होगा। और वैसे भी एक रूल है कि जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है उनके पोजेशन को जो है वो शो करने के लिए हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते। जैसे कि सेंटेंस है दिस बुक इज यूअर्स, ये आपकी किताब है। अगर हम इसको अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे यानी यूअर और अपॉस्ट्रोफी एस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन है यूअर्स, आर्स, माइन, हिज, हर्स, तो इनमें अपॉस्ट्रोफी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट है, अब हमने ये देखना है कि ये जो इट है ये किन किन मौकों पर यूज होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, किस किस चीज के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले है फॉर लाइफलेस थिंग्स, जो आपकी बेजान चीजें होती हैं उनके लिए आपने न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेजान चीज जो है उसकी कोई जेंडर नहीं होती, तो आपने हमेशा इट यूज करना है। जैसे कि इज दिस योर बुक, काइंडली टेक इट अवे। अब यहाँ पे इट जो है ये बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बुक जो है वो आपको पता है एक बेजान चीज है। नेक्स्ट है for animals unless we clearly wish to speak of them as male and female। जी, अगर तो आप किसी एनिमल की स्पेसिफिकली उसके जेंडर को मेंशन करना चाह रहे हैं, आप खुद से ही या शी उसको यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल सेंस आम तौर पे जानवर जो हैं उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जानवरों के लिए जो है वो न्यूट्रल जेंडर यूज होगा, इट यूज होगा। अगर आप खुद से मेंशन करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली जेंडर तो फिर आप ही शी यूज कर सकते हैं। जैसा कि शी लव्स हर कैट एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। अब इट जो है ये कैट को शो कर रहा है, कैट को रिफर कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर है और ये कैट जो है जानवर है ऑफ कोर्स। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द डॉग फेल एंड ब्रोक इट्स लेग्स। कुत्ता गिरा और उसने अपनी टांगें तोड़ ली, तो या अपनी टांग तोड़ ली। तो यहाँ पे अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे इट यूज हो रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को। तो आप देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं जनरल फॉर्म में हम उनके साथ न्यूट्रल जेंडर इट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द जेंडर। जी बिल्कुल, जानवरों की तरह जो छोटे बच्चे होते हैं बेबीज, उनके भी अगर तो हम जेंडर खुद से मेंशन करना चाह रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है तो हम ही शी यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए भी। लेकिन इन द जनरल सेंस जानवरों की तरह जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हम न्यूट्रल जेंडर ही यूज करते हैं। जैसा कि व्हेन आई रीच द चाइल्ड इट वाज सोबिंग, जब मैं बच्चे के पास पहुंचा तो वो रो रहा था। तो यहाँ पे आप देखें बच्चा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसके लिए लेकर हम न्यूट्रल जेंडर यूज कर रहे हैं इट। इसी तरह दैट बेबी हैज डैमेज्ड इट्स शूज, उस बच्चे ने अपने जूते जो हैं वो खराब कर लिए हैं। तो अब ये बच्चा जो है ये भी कोई पता नहीं है मेल है फीमेल है। तो किस्सा मुख्तसर ये है, चाहे जानवर हों चाहे बच्चे हों, अगर आप खुद से उनके जेंडर को मेंशन करना चाह रहे हैं तो अलग बात है, वरना आमतौर पर जनरल सेंस में उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर इट ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है इट का यूज वो ये है टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। हाँ जी, बाद का ये होता है कि इट जो है पीछे वाली किसी स्टेटमेंट को रिफर कर रहा होता है, यानी जो कोई बात पीछे चल रही है, कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो इट जो है वो पीछे वाली पूरी बात को जो है वो रिफर कर रहा होता है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो अभी ये सेंटेंस देखेंगे तो समझ आएगी। ही इज टेलिंग व्हाट इज हैपेंड, वो बता रहा है कि क्या हुआ, एज ही नोज इट, जैसा कि वो इसे जानता है। अब यहाँ पे इट जो है बेसिकली ये जो पूरा सेंटेंस है उसको रिफर कर रहा है। ही इज टेलिंग व्हाट इज हैपेंड, ये इसको मेंशन कर रहा है इट। तो यही वही वाली बात है कि जो स्टेटमेंट पहले चल रही है उसको रिफर करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए भी हम इट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ही रिसीव्ड हिज पनिशमेंट, उसने अपनी सजा जो है वो वसूल की, एज ही डिजर्व्ड इट, जैसा कि वो इसका हक रखता था। अब यहाँ पे इट जो है ये पूरे सेंटेंस जो पीछे वाली जो स्टेटमेंट है पूरी, ही रिसीव्ड हिज पनिशमेंट, उसको रिफर कर रहा है। तो इसी तरह जब एक स्टेटमेंट जो पीछे वाली स्टेटमेंट को रिफर करना हो तो उसके लिए जो हम इट यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है एज अ प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ड टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। जी, इट जो है ये जो टू बी वर्ब होता है उसके साथ एक प्रोविजनल या जो आरजी सब्जेक्ट के तौर पे भी हम यूज करते हैं। ये बात आपको समझ आएगी जब आप एग्जांपल्स को देखेंगे।
एग्जाम्पल में हमारे पास पहला सेंटेंस है इट इज इजी टू रन स्लोली। अब बेसिकली ये टू बी वर्ब है, टू रन आ रहा है। अब इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम इसको कह सकते हैं टू रन स्लोली इज इजी। वैसे असल फॉर्म में सेंटेंस यही है, टू रन स्लोली इज इजी। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें टू रन स्लोली इज इजी, तो अब इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो फिर ऐसे अगर कोई टू बी वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट देने के लिए, ठीक है, यानी जब किसी सेंटेंस के अंदर टू बी वर्ब का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एक नैरेटिव है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको आर्जी तौर पे सब्जेक्ट देने के लिए हम इट यूज करते हैं। यानी टू रन स्लोली इज इजी, इसको हमने ये बना दिया इट इज इजी टू रन स्लोली, ठीक है, उसको सब्जेक्ट दे दिया, एक प्रोविजनल सब्जेक्ट के तौर पे यूज यूज हो गया इट। इस तरह एक और सेंटेंस देखें, इट इज अनश्योर वेदर शी विल कम। तो अब ये सेंटेंस बेसिकली इस तरह है, वेदर शी विल कम इज अनश्योर, तो इसको हमने इस तरह से बना दिया इट इज अनश्योर वेदर शी विल कम। एक और सेंटेंस देखें, इट इज सर्टेन दैट ही इज रॉन्ग। तो अब सर्टेन के हवाले से बात करें तो यहाँ स्टार्ट में देखें तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सब्जेक्ट देने के लिए, प्रोविजनल सब्जेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर भी इट यूज किया है। नेक्स्ट है टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। जी, जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन पे हमने आप कह लें कि स्ट्रेस देना हो, बात पे जोर देना हो, एम्फसाइज करना हो उसको, तो इसके लिए हम इट यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो बात आपको क्लियर हो जाएगी, जैसे कि इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबॉडी गुड। तो अब यहाँ पे जो इल विंड है उसको एम्फसाइज किया गया, ये तो प्रोवर्ब है, तो इल विंड जो है इस पे जो है एम्फसाइज दिया गया है, इसको जोर इस पे दिया गया है कि ये किसी बंदे के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, इट वाज आई हु फर्स्ट वोटेड, ये मैं ही था जिसने जो है पहले वोट दिया। तो अब यहाँ पे आई जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका नाउन प्रोनाउन आई है, उसको एम्फसाइज किया जा रहा है, उसको उस पे एम्फेसिस डालने के लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया, इट वाज आई, ये मैं ही था, यानी कि अपने आप पे आप जोर दे रहे हैं कि ये मैं ही था जिसने पहले वोट दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, इट वाज यू हु स्टार्टेड द शूटिंग, हु स्टार्टेड द शूटिंग, ये आप ही थे जिसने लड़ाई शुरू की। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोनाउन यू है इसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया है, इट वाज यू, ये आप ही थे, ठीक है ना, जिसने पहले लड़ाई शुरू की। उसका मतलब है जब आप सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन को आपने एम्फसाइज करना है, उस पर जोर देना, तो इसके लिए भी हम इट यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज एन इन्फिनिटिव नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। जी, इम्पर्सनल वर्ब जो है उसके साथ इंडेफिनेट नॉमिनेटिव के तौर पर भी इट यूज होता है। अब इम्पर्सनल वर्ब क्या है, आप इम्पर्सनल वर्ब के लिए आप इस वर्ड इम्पर्सनल पर जरा गौर करें। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब है बगैर किसी पर्सन के, यानी कि बगैर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, यानी एक ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। तो जैसे हमने ये जो हमारी 7th जो रूल है उसमें पढ़ा है कि जब यहाँ पे टू बी वर्ब है, उसके पास साथ सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने उसको टेम्परेरी सब्जेक्ट देने के लिए इट यूज किया। बिल्कुल यही केस यहाँ पर है कि एक इम्पर्सनल वर्ब है, यानी कि जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसको सब्जेक्ट देने के लिए हमने जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में जो है वो यूज किया है, यानी कि हमने इट जो है उसको एज ए सब्जेक्ट वहां पे यूज किया है। अब यहाँ पे ये बात भी समझने वाली है, इनडेफिनेट नॉमिनेटिव, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये भी कोई गैर मुतय्यन होगा, यानी कोई ये स्पेसिफाइड नहीं होगा, ये एक जनरल सब्जेक्ट होगा, ये किसी स्टेटमेंट को जो है जनरली डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है इसको एज ए सब्जेक्ट लेंगे, यानी ये स्पेसिफिकली किसी फर्द को मेंशन नहीं कर रहा होगा। तो इंडेफिनेट नॉमिनेटिव का मतलब है ऐसा सब्जेक्ट जो कि गैर मुतय्यन हो, बगैर किसी नाप तौर पे, बगैर किसी पैमाइश के, इसका मतलब इंडेफिनेट का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब है जो वर्ब जिसका कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना हो उसको इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं, और इम्पर्सनल वर्ब के साथ जो प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे आप जरा एग्जांपल्स देखें तो बात क्लियर होगी। इट वर्क्स, अब जो वर्क्स है ये इम्पर्सनल वर्ब है, और इट जो है यहाँ पर हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया है, तो इट जो है ये इम्पर्सनल
प्रोनाउन है, यहाँ पर एज ए इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहा है। इट हैपन्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी देखें हैपन्स जो है इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक इम्पर्सनल वर्ब है। इट जो है ये साथ इसके इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट रेन्स, बारिश होती है, तो आप कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है। आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें, इट रेन्स का मतलब है द रेन रेन्स, यानी कि एक स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है। अब रेन्स जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है इसका स्पेसिफिक, तो ये एक इम्पर्सनल वर्ब है और इसके साथ हमने ये जो सब्जेक्ट के तौर पे इट को यूज किया है ये भी इनडेफिनेट है, यानी कोई बता नहीं रहा, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसी चीज को, तो इसलिए ये इंडेफिनेट है और ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो ये इंडेफिनेट नॉमिनेटिव है। और चूंकि ये सब्जेक्ट है इम्पर्सनल वर्ब का, इसलिए ये इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, और सॉरी इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह इट थंडर्स, इट स्नोज और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है यूज फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम, डिस्टेंस, वेदर, टेम्परेचर। ये बहुत सिंपल है कि जब भी आपने टाइम को, डिस्टेंस को, वेदर को, टेम्परेचर को जो है एक्सप्रेस करना है किसी सेंटेंस के अंदर, उसके साथ हम जो है पर्सनल प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है, तो अब इट जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो इट इज अ 9 o'clock नाउ, तो यहाँ देखें फिर इट ही यूज हुआ है 9 o'clock के लिए। व्हाट डे इज इट टुडे, आज क्या दिन है, इट्स फ्राइडे, आज जो है वो जुम्मा है। हाउ फार इज इट टू स्कूल, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से, तो ये दूरी जो है डिस्टेंस उसको इट से हम शो कर रहे हैं। तो इसमें जो इसका आंसर है वो भी ऐसे ही है, इट इज 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, तो इट जो है फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। हाउ इज इट टुडे, आज कैसा है, इट्स रेदर रेनी टुडे, तो यहाँ पे वेदर को भी इट ही शो कर रहा है। नेक्स्ट है यूज टू इंट्रोड्यूस एन इन्फिनिटिव फ्रेज, यानी जो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज होता है। अब इन्फिनिटिव फ्रेज वो होता है जिसके अंदर इन्फिनिटिव वर्ब यूज हुआ है। अब अगर किसी बंदे को फ्रेज का नहीं पता और क्लास का नहीं पता, तो आप रेलिवेंट वीडियो देख सकते हैं, फ्रेज एंड क्लास के ऊपर मैंने बनाई हुई है, उसको जरूर देखें, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो इन्फिनिटिव फ्रेज ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर इन्फिनिटिव वर्ब यूज हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें टू कन्विंस, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इस तरह एक और सेंटेंस है टू गो इन्फिनिटिव वर्ब, टू कैच इन्फिनिटिव वर्ब, टू लर्न इन्फिनिटिव वर्ब। अब फ्रेज एक ऐसी चीज है कि जिसका जब कोई आपको मानी और मफहूम जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता, वो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन जरूर होता है लेकिन कोई आपको प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा होता। जैसे कि अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम फ्रेजेस को देखेंगे पहले। टू कन्विंस हर, ठीक है, बात तो है, मतलब स्ट्रक्चर तो बनी हुई है एक सेंटेंस की, लेकिन ये चूंकि फ्रेज है कोई मीनिंग नहीं दे रहा। टू कन्विंस हर, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई मफहूम नहीं आ रहा। इसी तरह टू गो देयर, कोई समझ नहीं आ रही। टू कैच द ट्रेन इन टाइम, ठीक है, ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है। और फ्रेज वही होता है जिसमें वर्ड्स तो हों मिले हुए लेकिन मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। अब जो आप, और इसमें चूंकि सब में टू यूज हो रहा है वर्ब के साथ, तो ये आपके इन्फिनिटिव वर्ब हैं। तो ऐसे जितने भी इन्फिनिटिव फ्रेज हैं यानी जिनके अंदर इन्फिनिटिव वर्ब यूज हुआ है, तो इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, इनको बामफहूम बनाने के लिए, कि इनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, इनको सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है इट को यूज करते हैं इनके साथ। जैसे कि अब टू कन्विंस हर, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम इस तरह से करें इट इज ईजी टू कन्विंस हर, ये आसान है उसे कायल करना, तो अब मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया, एक पूरा सेंटेंस बन गया। यानी फ्रेज को सेंटेंस की शक्ल देने के लिए हम जो है इट यूज कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टू कन्विंस हर ये फ्रेज है, अब इसे इंट्रोड्यूस कैसे करें, यानी इस फ्रेज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज इजी टू कन्विंस हर, यानी उसे कायल करना आसान है, यानी हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब है कि हम फ्रेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको मीनिंगफुल बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें टू गो देयर, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये हो इट इज नॉट ईजी टू गो देयर, वहां पर जाना आसान नहीं है, तो आप देखें मीनिंग क्लियर हो गया। तो आप ये जो इट है इसने बेसिकली टू गो देयर जो फ्रेज है इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसी तरह टू कैच द ट्रेन इन टाइम, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर इस तरह से हो इट इज इम्पॉसिबल टू कैच द ट्रेन इन टाइम, तो बात क्लियर हो जाती है। इसी तरह फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर ये लिखें इट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, स्टूडेंट्स के लिए सीखना बड़ी अच्छी बात है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट जो है फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न जो फ्रेज है, जो इन्फिनिटिव फ्रेज है, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो बात ये है
कि वी कैन यूज द वर्ड इट टू इंट्रोड्यूस इंफिनिटिव फ्रेज। नेक्स्ट है यूज टू इंट्रोड्यूस आईएनजी फॉर्म। हाँ जी, अगर एक सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे भी, तो फिर इसके साथ भी हम इट को यूज करेंगे। जैसे क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये अब एक प्रोवर्ब है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो कोई समझ नहीं आ रही इसकी ना, तो अगर हम ये इसके साथ लगा देंगे जैसे बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे फ्रेज में किया था, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या फायदा जब चुड़ियां चुग गई खेत। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स के, ये तो मतलब इसका तर्जमा आपने कैसे किया। देखें जो प्रोवर्ब होते हैं इसका जो वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन नहीं होती, इसके मफहूम जो है लैंग्वेज के लिहाज से ट्रांसलेट किया जाता है। ये जब मैं आपको प्रोवर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम वॉचिंग द मैच। अब यहाँ पे भी बेसिकली ये फ्रेजेस ही हैं जो, यानी आप कह सकते हैं कि जो ऐसे फ्रेजेस जिनके अंदर आईएनजी फॉर्म यूज हुई हुई है और वो कोई मफहूम नहीं दे रहे, जिनके साथ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है, तो फिर वहां पर हम उस फ्रेज को, आईएनजी वाले फ्रेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है हम उसके साथ इट का जो है यूज करते हैं, या उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है आईएनजी फॉर्म को हम इट का यूज करते हैं। तो आप ये देखें ना, वॉचिंग दैट मैच कोई समझ नहीं आती, लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम वॉचिंग द मैच, अब इट जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहा है वॉचिंग द मैच को, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मैच देखना जो है ये टाइम का ज़िया है। इसी तरह अगर हम इस तरह से ये सेंटेंस ये पढ़ें, वॉचिंग द फायरवर्क्स एट नाइट, तो कोई मीनिंग नहीं बन रही, तो अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जब इट से, इट्स ग्रेट फन वॉचिंग द फायरवर्क्स एट नाइट, तो अब ये बात समझ में आ रही है कि रात को आतिशबाजी वगैरह देखना जो है ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा फन वाली चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो नेक्स्ट जो है इट का यूज़ वो इस तरह से है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, यानी जिस तरह के ये फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाता था बिल्कुल इसी तरह ये क्लास को भी इंट्रोड्यूस कराता है। क्लास ये होती है कि उसमें जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, ठीक है, लेकिन मुकम्मल मफहूम फिर भी नहीं मिल रहा होता, मुकम्मल जो मीनिंग है फिर भी क्लियर नहीं हो रहे होते। तो किसी क्लास को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए फिर हम जो है इट यूज करते हैं। जैसे कि ही इज इंजर्ड अगेन, ये क्लास है, वो ही इज इंजर्ड अगेन, वो दोबारा जख्मी हो गया है, बात क्लियर हो रही है लेकिन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, कुछ या कुछ बात हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बात हो रही है। तो अब अगर हम इस तरह से करें, इट इज स्ट्रेंज दैट ही इज इंजर्ड अगेन, ये बड़ी अजीब बात है कि वो दोबारा फिर जख्मी हो गया। तो अब यहाँ पे इट जो है वो इस क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह एक और देखें, शी हैज गॉन, वो जा चुकी है, मीनिंग क्लियर है लेकिन मफहूम क्लियर नहीं है, वही बात कि हमें कुछ स्याको सबाक समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, वो जा चुकी है, मतलब क्या बात है। तो अब इसको, इस क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट यूज करें, इट इज गुड दैट शी हैज गॉन, ये बेहतर है कि वो जा चुकी है। इट इज होप दैट आई शैल रीच देयर, अब यहाँ पे देखें ना, आई शैल रीच देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मीनिंग क्लियर है, मफहूम क्लियर नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही इसका स्याको सबाक, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। तो अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट यूज हो रहा है, इट इज होप दैट आई शैल रीच देयर, उम्मीद की जा सकती है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, इट इज होप्ड, जनरल स्टेटमेंट है, एक नैरेटिव, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस क्लास को, इट इज दैट देयर इज लॉट ऑफ करप्शन इन द डिपार्टमेंट, ऐसा है कि डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन या बदनवानी पाई जाती है। तो व्यूअर्स आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट हो, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जनरली आप एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव को बयान करना चाह रहे हैं, तो वहाँ फिर आप इट को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, यानी आपने फ्रेज को एक्सप्लेन करना है, फ्रेज को इंट्रोड्यूस करना है, क्लास को इंट्रोड्यूस करना है, आईएनजी फॉर्म वाले फ्रेज को इंट्रोड्यूस करना है, या इन्फिनिटिव वर्ब वाला कोई फ्रेज है, या इन्फिनिटिव वर्ब वाला कोई सेंटेंस है जिसके अंदर जो है कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, तो वहाँ फिर आप इट यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वन बाय वन इन तमाम एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर बता दिया। लास्ट में एक और देखें, यूज एज मीनिंगलेस सब्जेक्ट फॉर इम्पर्सनल वर्ब्स, वही बात फिर रिपीट हो रही है तकरीबन,
लेकिन इसमें ये है कि अब इस तरह की भी एक सिचुएशन आ जाती है कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक में जो है सब्जेक्ट भी स्पेसिफाइड होता है, बात भी क्लियर हो रही होती है, लेकिन उस सेंटेंस से पहले उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सेंटेंस का हिस्सा होता है उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता, मीनिंगफुल सा वो हो रहा होता है वर्ब, यानी उस वर्ब का कोई जो है सब्जेक्ट नहीं होता, इम्पर्सनल वर्ब होता है। तो फिर वहां पर बात वही पे आ गई कि जहां पे भी सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे आपने इट को लगा देना। अब देखें, शी इज इनसेन, वो पागल है, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह से है, इट सीम्स शी इज इनसेन। अब यहाँ पे जो सीम्स है ये इम्पर्सनल वर्ब है, यानी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है सीम्स का। तो अब इस वर्ब को सब्जेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पे इट लगाया, लेकिन ये मीनिंगलेस है। इट जो है यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा, किसी सब्जेक्ट को फिर भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जस्ट वो पूरी बात को क्लियर करने के लिए हमने जो है इस इम्पर्सनल वर्ब के साथ इट लगा दिया है सब्जेक्ट के तौर पे, ताकि सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो सके। तो बेसिकली इट सीम्स शी इज इनसेन, ऐसा लगता है कि वो पागल है। अब यहाँ पे इट जो है बजाते खुद उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, वो मीनिंगलेस सब्जेक्ट है, लेकिन वो हमें इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए ये जो इम्पर्सनल वर्ब है इसको सब्जेक्ट देने के लिए हमने यहाँ पर इट यूज किया है। नेक्स्ट इसी तरह की एग्जांपल देखें, फराह हैज मिस्ड हर लगेज, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन ये सेंटेंस की जो है सिचुएशन कुछ इस तरह से, इट अपीयर्स दैट फराह हैज मिस्ड हर लगेज, ऐसे लगता है कि फराह ने अपना सामान छोड़ दिया। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो आप अपीयर्स का वर्ड यूज हो गया है, तो ये शो कर रहा है कि शोर्टी नहीं है, सेंटेंस के अंदर जो एक अनशोर्टी है उसको ये जो है जाहिर करना चाह रहा है कि लगेज जो है फराह ने छोड़ दिया, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वाकई छोड़ दिए, एक लग रहा है, यानी आप अपना डाउट जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए फिर अपीयर्स का वर्ड यूज कर रहे हैं। अब जो अपीयर्स है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट देने के लिए हम इट यूज कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं ऐसा लगता है कि फराह ने अपना सामान जो है वो मिस कर दिया, वो छोड़ दिया, तो इट जो है बेसिकली एक मीनिंगलेस सब्जेक्ट है। तो बस किस्सा मुख्तसर ये है कि चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लास हो, चाहे कोई सेंटेंस हो, जहां पे भी कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर आपने इट को यूज करना है। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ फिर जो हर लेक्चर के आखिर में करता हूँ। तो ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक ही वीडियो या एक लेक्चर में इसको कवर नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ी हैं इस टॉपिक को जो अरेंज करते हुए मुझे। तो जो इससे पहले 3 वीडियोस हैं उसमें पहली वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल में इंट्रोडक्शन भी दिया है और पूरा बताया है कि ये इसके केसेस क्या होते हैं, ये होता क्या है, इसके पर्सन्स क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ देखा है हमने डिफरेंट केसेस के हवाले से सेकंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ देखा है नंबर के लिहाज से, कि नंबर के लिहाज से आपने पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना है। ये वीडियो इसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन जो इट है इसको यूज़ करना सीखा है, क्योंकि इट को यूज़ करने में स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर जो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी हम जो नेक्स्ट सिलसिला शुरू कर रहे हैं इसके बाद वो है कि हमने पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ के अंदर जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, जो एरर्स होती हैं, इवन के एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन भी हैं और मिस्टेक्स भी हैं, तो उन सारी को हम डिस्कस भी करेंगे और उनकी करेक्शन भी करवाएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे कि गलती कहाँ पे आप करते हैं और उसको ठीक कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम करेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं पर्सनल प्रोनाउन की जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मैं आपको करवाऊंगा और आपके अपने टेस्ट के लिए भी आपको एक्सरसाइजेज दूंगा। तो ये मतलब लंबा चौड़ा काम बन जाता है पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन आपको यूज करना ठीक तरह से नहीं आता तो आप इंग्लिश में अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको लिखना नहीं आएगा, आपको बोलना नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन का यूज जो है इसको सीखना। और हो सकता है कि एक ही दफा वीडियो देखने से आपको बात क्लियर भी ना हो सके, तो अगर आपको एक दफा देखने से क्लियर नहीं हो रहा तो बार बार देखें, बार बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कोई इंसानी नफ्सियात है कि एक चीज़ को जब आप रेपिटेशन में जाते हैं तो हर दफ़ा जब आप रिपीट करते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ जो आपकी समझ में आती है। तो इसलिए आप अगर पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक को मुकम्मल तौर पर सीखना और समझना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको देख लेने के बाद आपका जो वर्ड इट है, पर्सनल प्रोनाउन इट है, इसको यूज़ करने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।